अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप जनवरी की इन सर्द तरीन रातों में मेरे स्टोरीज़ को ज़रूर पसंद करते होंगे। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। अच्छा गाइस, ये जो कहानी है ये कहानी मिस अस्मा या आसमा की कहानी है और ये कहानी बेसिकली उनके अपने घर की कहानी है। ये बताते हैं कि हम लोग कुछ अरसे पहले गुलशन इकबाल के एक ब्लॉक में एक ऐसे घर में रहा करते थे जहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे इस तरह के वाक़यात पेश आए कि उन वाक़यात की बिना पे हमें अपने इस घर को तब्दील करना पड़ा। वैसे तो ये एक बड़ा कुशादा बंगला था और यहाँ पे देखने में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ये बताती हैं कि जब आप किसी भी जगह जाते हैं रहते हैं तब आपको उस जगह के बारे में वहाँ की हैपनिंग्स के बारे में सही तरह से पता चला करता है। ज़ाहिरी बात है, ये एक पोश इलाके में रहा करती थी और जो पोश एरियाज़ हैं या जहाँ पे 1000 गज 800 गज 1600 गज या इस तरह के बड़े बंगले मौजूद हैं, वहाँ पे आमतौर पे पड़ोस में कौन रहा करता है आपको उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हुआ करती। तो वैसे ही जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो हमें भी उस एरिए उस घर के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए तो शिफ्ट होते ही बहुत सारी इस तरह की बातें थी जो हमें परेशान कर रही थी कि जिनकी बुनियाद पे हम सोचने पे मजबूर हो चुके थे कि अब हमें इस घर को किसी न किसी को दिखाना होगा। जैसे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और मेरे घर वाले यानी जो मेरे पेरेंट्स थे वो जल्दी सो जाया करते थे, तो वो अपने अपने कमरों में या अपनी जगह पे सोने के लिए लेट चुके थे। मैं अकेली अपने रूम के अंदर मौजूद थी और पूरा का पूरा घर मुकम्मल तौर पे खामोशी में डूबा हुआ था कि इसी दौरानिए में जो हमारी छत थी, छत से जब आप नीचे स्टेयर्स की तरफ आते हैं तो वहाँ पे हमने एक लोहे का दरवाज़ा लगा रखा था, यानी कोई बआसानी छत के ज़रिए नीचे ना आ सके। इस दरवाज़े को अंदर से बंद रखा जाता और आमतौर पे इस दरवाज़े पे ताला लगा होता। खैर, मैं कमरे के अंदर बैठी हुई थी कि एकदम से ऐसा लगा जैसे छत के ऊपर से किसी ने यानी छत की तरफ से इस दरवाज़े को नॉक करना शुरू किया है। ये जो आवाज़ थी ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी कि मेरे अम्मी अब्बू जो कि सोने के लिए लेटे ही थे वो भी उठ के आ गए और उनको भी ये आवाज़ वाज़ेह तौर पे सुनाई दे रही थी। अजीब बात ये थी कि जब मेरे अब्बू ने ऊपर जाके इवन के ताला खोल के छत पे जाके देखा तो वहाँ पे बावजूद इसके कि कोई नॉक कर रहा था लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि इस वाक़ये को भूलना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आपस में एक बाहमी रजामंदी से इस वाक़ये को फरामोश कर दिया। इसी तरह मेरा ख्याल है कि 3 या 4 दिन मज़ीद गुजरे होंगे कि 3-4 दिन के बाद मेरी अम्मी किचन के अंदर मौजूद थीं, जबकि मैं टीवी लाउंज के अंदर बैठी हुई टीवी देख रही थी। मुझे कॉर्नर ऑफ द आई से एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत तेज़ी या रोशनी की रफ्तार से गुजरा है, और ना सिर्फ गुजरा है बल्कि एकदम से उसके जाने का मुझे एहसास हुआ है। अब जैसे ही मैंने इधर उधर देखा वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन हाँ, उस पूरे हिस्से में जहाँ पे मुझे किसी के गुजरने का एहसास हुआ था खून के बड़े बड़े स्पॉट्स या ड्रॉप्स मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का ज़ख्मी हाथ या पैर हो और वो यहाँ से गुजरा हो और उसके गुजरने पे खून टपकता हुआ फर्श पे बिखर चुका हो। ये भी एक ऐसा वाक़या था कि जिस वाक़ये को ना मानना या इस वाक़ये को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। खैर, मैंने अपनी अम्मी को बुलाया, मेरे अब्बू भी कुछ देर के बाद आ गए और जब उन्होंने इन ड्रॉप्स को देखा तो वाकई में ये ब्लड था और ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद किसी जानवर का ब्लड हो। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे ये वाक़यात पेश आ रहे थे वैसे वैसे हम सबके तजस्सुस में या खौफ में इजाफा महसूस हो रहा था। एक दफ़ा तो हद ही हो गई
एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं घर के अंदर अकेली मौजूद थी। मेरे अम्मी अब्बू किसी काम से बाहर निकले हुए थे। वैसे इनका प्लान था कि ये मगरिब होने से पहले पहले वापस आ जाएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मगरिब की अजान हो चुकी थी और अब तक जो मेरे वालदेन हैं वो वापस घर के अंदर नहीं आए थे। सच्ची बात तो ये कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ मुझे अपने खौफ के अंदर इजाफा महसूस हो रहा था। मैं टीवी लाउंज के अंदर मौजूद थी और एग्जैक्टली उसी जगह वैसे ही बैठी हुई थी जैसे कि उस दिन जब मैंने खून के ड्रॉप्स को देखा था या यहाँ से कोई गुजरता हुआ महसूस हुआ था। देखते ही देखते एकदम से ये जो छत का दरवाज़ा था, इस दरवाजे को अल्लाह जाने किसने कैसे खोला के बावजूद इसके कि वहाँ पे अंदर से ताला लगाया गया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक झटके से इस दरवाजे को खोला है और खोलने के बाद कोई बाकायदा सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरता चला आ रहा है। आप यकीन करें कि जैसे जैसे कोई नीचे की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, मुसलसल जो मेरी नज़रें थीं लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद थीं उस वजूद को देखने की मुंतज़िर थीं और मैं वाकई में देखना चाहती थी कि आखिर कौन है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। अब इसके बाद का जो मंज़र था वो एक ऐसा मंज़र था कि जिस मंज़र को देखने के बाद हमें कुछ दिनों के अंदर अंदर इस घर को ना सिर्फ छोड़ना पड़ा बल्कि सच्ची बात यह कि हमें बहुत सारा फाइनेंशियल नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। मैंने देखा कि एक औरत जिसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची मौजूद है वो सीढ़ियों से यानी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ चलती चली आ रही है। ये जो औरत थी या इसकी गोद में जो बच्ची मौजूद थी, ऐसा लग रहा था ये दोनों बेइंतहा काले कलर के हैं या बहुत ज़्यादा काले से हैं। और अजीब बात ये थी कि बावजूद इसके इनका जो कलर था क्योंकि वो काला था, इनकी आंखें लाल शोलों या अंगारों की तरह चमकती हुई महसूस हो रही थीं। कुछ अजीब सा पतला सा इन दोनों का चेहरा दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था एक शैतानी मुस्कुराहट भी इस औरत के चेहरे पे मौजूद है और वो एग्जैक्टली सीधे नीचे उतर के मेरे पास आने ही वाली है। जैसे जैसे ये औरत नीचे आ रही थी वैसे वैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो चुका था और ऐसा ही था कि मैं कुछ देर के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे बेहोश हो चुकी थी। और जब मेरी आँख खुली तो मेरे अतराफ़ में मेरे वालदेन, मस्जिद के इमाम साहब और एक डॉक्टर मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि इस वाक़े के 15-20 दिन तक मैं शदीद बीमार रही और हमें इस घर को बेच के यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरा नाम अली है और मैं 2000 से ट्रांसपोर्टेशन का काम किया करता हूँ। शुरू शुरू में ये जो काम था ये एक छोटा सा काम था, लेकिन जैसे जैसे मैं मेहनत करता चला गया मेरा जो काम था न सिर्फ बढ़ता चला गया बल्कि जब शुरू में मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक कार मौजूद थी और अब अल्लाह का शुक्र है कि 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ मैं ट्रांसपोर्टेशन के काम में इस्तेमाल किया करता हूँ। खैर ये उस दौर की बात है, यानी शायद 2001 या 2000 की बात है जब मेरे पास फ़कत एक कार मौजूद थी और मैं लोगों को दूसरे शहर ले जाने के लिए या बुकिंग पे गाड़ी प्रोवाइड किया करता था। तो वैसे ही एक कराची की फैमिली थी, उन्होंने मेरे से गाड़ी बुक की और गाड़ी बुक करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें जामशोरों तक जाना है। उनकी बुकिंग के मुताबिक उनको आज यानी जैसे आज शाम में 6 बजे तक जाना था और अगले दिन सुबह 11 या 12 बजे तक वापस आना था।
लेकिन जब मैं उस फैमिली को लेके जामशोरो पहुंचा तो उनका एकदम से इरादा बदल गया। वो कहने लगे कि आप एक काम करें, आप वापस चले जाएं, क्योंकि हमारा अब इरादा है कि हम एक हफ्ते तक यहाँ पे रुकेंगे। अब क्योंकि ये जो फैमिली थी, इन लोगों ने ऑलरेडी मुझे जाने और आने के पैसे दे दिए थे और मैं मुतमईन था कि ये जाएं या ना जाएं, मेरे पैसे एटलीस्ट मुझे मिल चुके हैं। लिहाजा मैंने इनको अल्लाह हाफिज़ कहा और रात के तकरीबन 12 या 1 बजे तक वापसी के लिए निकल गया। बहरहाल जैसे ही मैं हाईवे के ऊपर दोबारा से आया तो मेरी कोशिश यही थी कि रास्ते में अगर कोई रेस्टोरेंट नज़र आता है या कोई इस तरह की जगह नज़र आती है तो 1-1.5 घंटे के लिए गाड़ी रोक दूंगा और आराम कर लूँगा। लेकिन किस्मत के तकरीबन 15 या 20 मिनट तक उस रास्ते में ना कोई होटल नज़र आया और ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे रुक के मैं फ्रेश हो सकूं। खैर आगे चलते चलते एकदम से मुझे एक जगह नज़र आई। मैंने देखा कि लेफ्ट साइड पे एक कमरा नुमा जगह मौजूद है और इसके बाहर बहुत सारे नल लगे हुए हैं। अब जब मैंने बहुत सारे नल देखे तो मैंने सोचा कि अपनी जो गाड़ी है उसको साइड में रोकता हूँ और वहाँ जाके मुँह हाथ धो लेता हूँ या पानी वगैरह पी लेता हूँ, फिर दोबारा से अपने सफ़र पे रवाना हो जाऊँगा। अब जैसे ही मैंने गाड़ी उस नल के आगे या उस जगह पे नीचे उतारी तो एकदम से जो मेरी गाड़ी थी झटके लेके मेरे बंद करने से पहले ही बंद हो गई। मुझे लगा कि शायद जब मैं गाड़ी बंद करना चाह रहा था तो इसी वजह से गाड़ी बंद हो गई है। खैर मैं बाहर निकला, मैंने मुंह हाथ धोया और मुंह हाथ धोने के बाद जब मैं वापस गाड़ी के अंदर आके बैठा तो मैं उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। तकरीबन 15 या 20 मिनट तक स्टार्ट करने की कोशिश के बावजूद ना वो गाड़ी स्टार्ट हो रही थी और ना ही उसे स्टार्ट होना था। अब जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मैं अपने तौर पे गाड़ी से बाहर निकला। मैंने सबसे पहले बोनट खोला, आगे का हिस्सा चेक किया। आगे का हिस्सा चेक करने के बाद पीछे की तरफ देखा। जब मैं अपने तौर पे मुतमईन हो गया कि कोई भी फॉल्ट मौजूद नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाड़ी के नीचे की तरफ या इंजन की तरफ देखा जाए। मेरे पास एक शीट मौजूद थी, वो शीट मैंने नीचे बिछाई और शीट की मदद से गाड़ी के नीचे की तरफ यानी जहाँ पे इंजन हुआ करता है उस तरफ मैं मुंह करके लेट गया। अब मेरा जो आधा जिस्म था वो गाड़ी के अंदर मौजूद था, जबकि जो मेरे पाँव थे वो गाड़ी से बाहर निकले हुए थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि आमतौर पे जब मैकेनिक गाड़ी वगैरह सही किया करते हैं तो वो आमतौर पे गाड़ी के नीचे इसी तरह लेट जाया करते हैं। बहरहाल मैं गाड़ी के नीचे लेटा हुआ था और अपने तौर पे चेक कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे नलके वगैरह मौजूद हैं उसकी बैक साइड से एकदम से कोई निकल के बाहर की तरफ आया है और ना सिर्फ बाहर की तरफ आया है बल्कि उसने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ या मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू किया है। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो कदम रख रहा था या वो जो भी वजूद था उसके कदम रखने पे पायल की या घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। मैं एक ऐसी जगह मौजूद था जहाँ पे मुकम्मल तौर पे वीराना था। दूर दूर तक किसी रोशनी का या लाइट का इंतज़ाम मौजूद नहीं था, बस चांद की रोशनी थी और इस रोशनी की मदद से मुझे बाहर की तरफ नज़र आ रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो कदम थे जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका जो व्यू था वो क्लियर होता चला जा रहा था। मैंने देखा कि 2 अजीब से पाँव थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ख्मी पाँव हैं या उन पाँव पे बेतहाशा ज़ख्म मौजूद हैं। वो एकदम से मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे पाँव ज़मीन पे टकराते हैं या ज़मीन पे रखे जाते हैं वैसे वैसे पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। अजीब बात ये थी कि जो पाँव थे इन पाँव पे 3 उंगलियां मौजूद थीं
जो कि पीछे की तरफ थीं, जबकि जो एड़ियाँ थीं वो आगे की तरफ थीं। जैसे जैसे ये कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे तो मैं अजीब टेंशन का शिकार था और मैं मुसलसल सोच रहा था कि जो भी मखलूक है वो उल्टी चलती हुई मेरी तरफ बढ़ती आ रही है। लेकिन जैसे ही एकदम से मुझे ख्याल आया कि ये जो मखलूक है ये उल्टी नहीं चल रही, बल्कि ये सीधी चलती हुई ना सिर्फ मेरी तरफ आ रही है, बल्कि इसके जो पाँव हैं वो उल्टे हैं। अब जैसे ही मुझे ये ख्याल आया तो मुझे यकीन हो चला, यकीनन ये कोई पिछल पैरी या कोई चुड़ैल है जो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। बहरहाल जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी ना सिर्फ पढ़ना शुरू कर दी थी, बल्कि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि इस कदर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ूं कि मेरे करीब जवार में मेरी आवाज़ सुनाई दे। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते वो जो भी मखलूक थी वो ना सिर्फ पीछे हटी, बल्कि जहाँ से वो निकल के आई थी उसी जगह, उसी टंकी की बैक साइड पे वो देखते ही देखते गायब हो गई।